ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डेंसिटी को शुरू किया था, स्टार्ट किया था, उसके बारे में कुछ समझा था। जैसे कि मैं अगर कहूं कि भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, वॉल्यूम को आयतन कहते हैं। अच्छा, वॉल्यूम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम वॉल्यूम कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट कितना जगह लेता है, स्पेस कवर करता है, उसे वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है ना। ये स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। स्पेस मतलब जगह को, समझा रहा है क्या? जैसे अगर मैं कहूं कि एक बॉल है, ठीक है, बॉल ये इतना स्पेस ले रहा है, ठीक है, और यहीं पर मैं एक चादर रख देता हूँ। चादर ये इतना स्पेस ले रहा है, तो बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा है, एक नंबर का या दो नंबर? दो नंबर का ना, यानी दो नंबर का वॉल्यूम ज्यादा है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, तो हम देख रहे हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है। ये रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? हाँ, डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन इनडायरेक्ट रिलेशन है। यानी जब भी कभी इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तो हमें पता है कि जब भी एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। और डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। ये डायरेक्ट रिलेशन में होता है। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है? इनडायरेक्ट है। इसीलिए हम देखेंगे कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी वो ज्यादा जगह लेगा, तो उसकी डेंसिटी कम होगी। अच्छा, डेंसिटी का क्या मतलब होता है, हम ये समझ लेते हैं कि भाई कोई भी जो ऑब्जेक्ट रहता है, कोई भी वस्तु, जैसे मैं पेपर की बात करूं, तो पेपर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, है ना। छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। ऐसे ही पानी जब रहता है, पानी लिक्विड, वाटर की अगर मैं बात करूं, वाटर वाटर में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। अब इसमें एक एक एटम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। और बहुत सारा वाटर लेंगे हम एक ग्लास में, तो हम देखेंगे कि कई सारे H2O मिल करके पानी पूरा बना देते हैं और ग्लास भर जाता है ना। हाँ, अब इसको याद रखो, इस वाटर को, और मैं एक क्या ले रहा हूँ? आयरन का रॉड ले रहा हूँ, ठीक है, आयरन का रॉड। अगर मैं पूछूं एक ग्लास पानी और इस आयरन के रॉड में सबसे ज्यादा डेंस कौन होगा, ये पानी ज्यादा डेंस होगा या आयरन का रॉड? आयरन का रॉड। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स इतने पास पास हैं, इतने पास पास हैं कि मैं अगर इसमें उंगली धंसाना चाहूंगा तो उंगली धंसेगा नहीं, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर नहीं होंगे। लेकिन मैं इस पानी में अगर उंगली धंसाऊंगा तो पानी में उंगली हचाक से चला जाएगा, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। यानी हम ये सिंपल एक्सपेरिमेंट करके ये बता सकते हैं कि जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर है एज कम्पेयर टू आयरन के, है ना। यानी अगर कोई पूछेगा कि आयरन ज्यादा सॉलिड है, मतलब कि डेंस है, या वाटर, तो जाहिर सी बात है हम कह सकेंगे जिसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा करीब करीब है वो ज्यादा डेंस होता है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि किसी भी चीज की अगर हमें डेंसिटी निकालनी रहती है, जैसे हम धरती पर है, अर्थ पर, अर्थ अर्थ की अगर हमें डेंसिटी निकालनी रहेगी तो हम कैसे निकालेंगे? तो कहा जाता है, पहले इसके फॉर्मूले से समझो कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम मेजर करते हैं केजी में और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। इसको और छोटा करें तो केजी के छोटा होता है ग्राम और मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब। यानी अगर मैं कोई एक ऐसा बर्तन बनाऊं, कोई एक ऐसा बर्तन बनाऊं जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब क्या हो, एक सेंटीमीटर का, एक सेंटीमीटर का, एक सेंटीमीटर का, यानी एक सेंटीमीटर क्यूब वाला कोई बर्तन लूं और उसमें धरती का ये मिट्टी भरूं मैं, है ना, यही है, ये है
इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं धरती का मिट्टी भर दूंगा अच्छे से, और भरने के बाद इसको जब मैं वजन करूंगा तो मुझे जो वजन आएगा वो धरती की मिट्टी की डेंसिटी बताएगा। और जब लोगों ने मेजर किया तो अर्थ की जो डेंसिटी आई, क्या डेंसिटी ऑफ अर्थ, वो आया 5.5 ग्राम पर सीएम क्यूब। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा बताओ अर्थ की डेंसिटी कितनी है, अर्थ की डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सीएम क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। कैसे निकाला, ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अगर पानी का निकाला रहेगा तो इसी बर्तन में हम पानी को भरेंगे, उसको वजन करेंगे और उसका हमें डेंसिटी पता चल जाएगा। रेत रहेगा, रेत का निकालना रहेगा तो रेत को भर दो, उसको वजन कर लो और उसकी डेंसिटी पता चल जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि अच्छा बताओ सबसे अधिक डेंसिटी इस यूनिवर्स में किसका है, तो सबसे अधिक डेंसिटी होती है ब्लैक होल। किसकी होती है, ब्लैक, ब्लैक होल का एक स्पून मिट्टी, ठीक है, एक स्पून सॉइल 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है। ठीक है, 10 एलिफेंट, समझ में आया? यानी अगर किसी के ऊपर एक स्पून मिट्टी गिरा दिया जाएगा, क्या वो इंसान जिंदा रहेगा? उसको चीरता हुआ वो निकल जाएगा, है ना। एक स्पून अगर गोली बनाकर उसके ऊपर छोड़ दिया जाए तो चीरता हुआ उसको निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि सबसे अधिक डेंसिटी किसकी होती है, तो ब्लैक होल की। ब्लैक होल से हमें समझना कि कोई होल होता है। ये हम जब ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे भाई, जो एक सूरज होता है, तारा होता है, स्टार, जब वो मरता है तो उसके अलग अलग जो है स्टेजेस होते हैं। कभी तो या तो व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा, मतलब एक ऐसा प्लेनेट जिसमें लास्ट समय में एक अपना रोशनी रहेगी, वो चमकेगा, उसके बाद चमकना उसका बंद हो जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगी। और या तो हो सकता है कि वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाए या ब्लैक होल बन जाए। ठीक है, ऐसे कई अलग अलग स्टेजेस हैं, हम वो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर डेंसिटी का मतलब समझ में आया। डेंसिटी का क्या मतलब होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल कितने पास पास हैं। ठीक है, अच्छा बताओ अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बहुत अधिक है तो ज्यादा जगह लेगा या कम जगह लेगा? कम जगह लेगा, है ना, कम जगह लेगा। अब इसी का एग्जांपल हमने देखा था कि जो आइस होता है, आइस, आइस मतलब बर्फ। आप देखो जैसे मान लो 3 आइस का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा है, और मैं यहाँ एक ग्लास बनाता हूँ, इसमें मैं पानी भर देता हूँ, पानी। बताओ इस बर्फ में और इस पानी में, वाटर में, वाटर, आइस, एक नंबर, इन दोनों में से ज्यादा डेंस कौन है, बर्फ का टुकड़ा या पानी? नहीं, बर्फ का टुकड़ा कम डेंस है। क्यों? ये जितना ये 3 टुकड़ा है ना, अगर इन 3 टुकड़े को मैं इस ग्लास में डालूंगा तो ये ग्लास भरेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये ग्लास भरेगा नहीं। लेकिन ये लोग जितना स्पेस लिए हैं, यहाँ सीधा देखो, ये 3 टुकड़े इतना स्पेस लिए हुए हैं, और पानी ये इतने ही स्पेस में कवर कर गया है। तो जब कोई चीज कम जगह लेता है उसकी डेंसिटी अधिक होती है, और जो अधिक स्पेस लेता है उसकी डेंसिटी कम होती है। अभी तो हमने देखा है ना। हाँ, अगर इसको लॉजिकली सोचो कि अगर आइस ज्यादा डेंस होता, तब अगर मैं पानी यहाँ रखता हूँ, पानी, और पानी के ऊपर मैं बर्फ का टुकड़ा रखता, तो ये बर्फ का टुकड़ा डूब जाना चाहिए कि नहीं डूब जाना चाहिए? लेकिन क्या वो बर्फ का टुकड़ा डूबता है पूरी तरीके से? नहीं, वो उस पर तैरते रहता है। जो विस्की वगैरह लोग पीते हैं, ऐसा ग्लास रहता है, उसमें उसमें डालते हैं थोड़ा विस्की, और ऊपर से डाल देंगे कुछ आइस क्यूब, कुछ आइस क्यूब। वो आइस क्यूब तैरते रहता है, लोग सिप मारते रहते हैं। तो क्यों भाई, क्यों वो आइस तैर रहा है? क्योंकि जब आइस, पानी जब बर्फ बनता है ना, तो उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, थोड़ा जुड़ने लगते हैं।
और जब मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में ना थोड़ा थोड़ा गैप आने लगता है, और उन्हीं गैप की वजह से ये हल्का हो जाता है। हल्का हो जाता है जिसकी वजह से वो पानी पर फ्लोट करने लगता है। समझा? हाँ, तो ये बात याद रखना, जब भी कभी पानी बर्फ बनेगा तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो उनके बीच में क्या आ जाएगी, जगह आ जाएगा। जैसे अभी वाटर है, HOH ऐसे है, तो जब ये वो बन जाएगा, थोड़ा सा आइस बनेगा ना, तब इसमें ना इनकी बॉन्डिंग हो सकता है और लूज हो जाए, ऐसे ऐसे बढ़ जाए। तो जब ये दूर दूर चले जाएंगे तो पहले जो इनके बीच में इतना कम जगह था, अब वो इतना इतना जगह हो गया, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्पेस लेते हैं, वजन में हल्के हो जाते हैं और पानी पर तैरने लगते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ आइस और वाटर में ज्यादा डेंस कौन होता है? वाटर, ज्यादा डेंस वाटर होता है। ठीक है, इसलिए वाटर नीचे रहता है और उसके ऊपर आइस फ्लोट करता है। अच्छा, उसके बाद हम समझते हैं, हमने ये भी देख लिया था थोड़ा सा कि अगर हम पानी, ये कोई ग्लास है, ग्लास में हमने भर दिया है पानी, ठीक है, इस पानी में अगर मैं रेत डाल दूंगा, रेत, तो रेत उस पर पानी पर फ्लोट करेगा या नीचे बैठ जाएगा? बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा? उसकी डेंसिटी पानी के कंपेयर में ज्यादा है, उसमें ये देता हूँ सैंड। ठीक है, अच्छा, अब इसी पानी पर मैं एक काम कर देता हूँ कि कोकोनट ऑयल डाल देता हूँ। ये क्या है? कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल पानी पर तैरेगा या नीचे बैठ जाएगा? तैरेगा। क्यों तैरेगा? कोकोनट ऑयल, इसकी डेंसिटी कम होती है और पानी के बीच में रहेगा। ठीक है, ठीक है? तो ऐसे ही हमने अपनी लाइफ में कई सारे एक्सपेरिमेंट कर कर देखे होंगे कि जब भी पानी रहता है, ठीक है, और पानी में हम अलग अलग चीजें मिलाएंगे तो वो अपने डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग लेवल पर जाकर के टिक जाएगा। जैसे अगर हनी को मिलाएंगे तो हनी ज्यादा डेंस होने की वजह से नीचे चला जाएगा। फिर पानी में साबुन घोल करके मिलाएंगे तो वो हल्का हो जाएगा, ये उसके ऊपर चला जाएगा। क्योंकि जब भी पानी में कोई चीज मिलाया जाता है वो उसकी डेंसिटी को ना कम कर देता है, इसकी वजह से पानी हल्का होने लगता है। ठीक है, जैसे तुम जो पानी पीते हो उस पानी को लेना और किसी पानी में साबुन मिला देना, उस पानी को लेना, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो पानी तुम पी रहे हो ज्यादा भारी है एज कम्पेयर टू सोप वाले पानी के, है ना। और ये चीज हमने सरफेस टेंशन में भी देखा था। ठीक है, उसके बाद इस पर अगर वाटर रखेंगे, देखो भाई ये उसके ऊपर चला गया। ठीक है, और सोप में अगर ये जो सोप है, सोप के कुछ कण मॉलिक्यूल्स अगर बचे रहेंगे तो वो क्या रहेगा, वो उसे भारी बना देगा। भारी होने के कारण हम लोग उसमें घोलते हैं ना बाल्टी में, तो पहले जो सोप रहता है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसको अगर पूरा घंघोर देंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर की साइड चला आएगा। तो उसमें अगर सोप घोल देंगे तो वो पानी के नीचे चला जाएगा। ऑलिव ऑयल डालेंगे, पानी के ऊपर चला जाएगा। और उससे भी ऊपर अगर हम इथाइल अल्कोहल, जो लोग दारू पीते हैं, उसको डालेंगे वो और ऊपर चला जाएगा। अब ये ऊपर नीचे किस वजह से जा रहा है? अपनी अपनी डेंसिटी की वजह से। जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे बैठ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक घरेलू एकदम सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब। जैसे घर पर ऑब्जर्व किया रहेगा कि दादी अम्मा जो रहती हैं वो कमेड़ी में वो दूध को मथती हैं, है ना, या दूध को गर्म करती हैं। दूध रहता है, जब दूध को गर्म करती हैं तो हम देखते हैं कि गर्म होने के बाद जब दूध ठंडा होता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है मलाई वाला, है ना, तो मलाई वाला। बताओ ये मलाई की डेंसिटी दूध की डेंसिटी से कम है या ज्यादा है? कम है। कम है, इसलिए ये ऊपर क्या कर रही है? तैर रही है। तो मलाई की डेंसिटी कम है और दूध की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, दूध की डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा, दूध में मलाई है, दूध में मलाई है, ये हमें कैसे पता चल जाएगा? कि अगर हम कोई ऐसा मशीन लें और उसमें हम मेजर करें कि भाई इसकी डेंसिटी कितनी है, तो देखो जब कभी भी क्या होता है,
मैंने बताया कि पानी में अगर हम सोप घोल देंगे वो उसे पतला कर देगा। इसी तरीके से अगर दूध में हम मलाई को मिला देंगे तो वो दूध की डेंसिटी को ओवरऑल क्या कर देगा, कम कर देगा। और जब हम कोई मशीन से मेजर करेंगे तो हमें मशीन बताएगा कि इस ओवरऑल पूरे दूध की जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है। तो अच्छा बताओ, जो कच्चा दूध रहता है, कच्चा दूध अभी अभी भैंस से निकाल करके लाया गया रहता है, उसके अंदर मलाई रहती है कि नहीं रहती है, रहती है। तो जब कच्चे दूध को हम मेजर करेंगे उसकी डेंसिटी, तो बताओ कच्चे दूध का डेंसिटी ज्यादा आएगा या कम आएगा, कम आएगा। उससे हमें क्या पता चलेगा, ये जो दूध है वो शुद्ध है, इसके अंदर की मलाई निकाली हुई नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो दुकानदार होते हैं वो लोग का जब दूध नहीं बिकता है वो दूध को गर्म कर लेते हैं, उसके ऊपर की मलाई को निकाल देते हैं और फिर जब हम दूध लेने जाते हैं तो हमें गरम गरम दूध दे देते हैं। कभी एक्सपीरियंस किया है? हाँ। तो जब दुकानदार रहता है, दुकानदार का दूध नहीं बिकता है, जैसे 10 बजे तक अगर दूध नहीं बिका तो क्या करेगा, ज्यादा टाइम तक रखेगा तो दूध खराब हो जाएगा, इसलिए वो उस दूध को गर्म कर देगा। दूध गर्म कर देगा तो उसके ऊपर मलाई जम जाएगी और उसकी मलाई को निकाल लेगा। और जब कोई दूध लेने जाएगा तो उसे वो दूध दे देगा बिना मलाई वाला। अब बताओ, वो पर्सन को अगर ये पता करना है कि मेरे दूध में मलाई है कि नहीं है, वो घर पर जाएगा, घर पर जा करके वो मशीन लगाएगा। जब मशीन उस अपने इसमें ग्लास में डालेगा तो ये मशीन इस दूध की डेंसिटी को ज्यादा बताएगा या कम बताएगा, ज्यादा बताएगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसकी मलाई निकल चुकी है, और जब मलाई निकल चुकी है तो दूध ही बचा है खाली, और दूध की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मलाई, इसलिए वो इंसान को पता चल जाएगा कि मेरी जो डेंसिटी है दूध की वो ज्यादा है और मेरा दूध जो है वो प्योर नहीं है, मतलब उसमें से मलाई निकल चुका है, मलाई निकल चुका है। ठीक है। अब देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं इसी को हम लोग कहते हैं लैक्टोमीटर। समझा क्या? लैक्टोमीटर। ये लैक्टोमीटर कुछ नहीं करता है, उसको दूध में डुबोते हैं, वो सिर्फ डेंसिटी को बता देता है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो दूध प्योर है, उसमें मलाई भरी हुई है। अगर डेंसिटी कम है तब, डेंसिटी कम है तब, और डेंसिटी अगर ज्यादा आया तो वो उसमें से मलाई निकल चुकी है, दूध प्योर। ठीक है। अब देखो, जैसे कि दूध में अगर हम पानी मिलाएं, ठीक है, दूध में अगर हम पानी मिलाएं तो पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दूध, है ना, एज कम्पेयर टू दूध। तो बताओ, तुम्हारे दूध में पानी की मात्रा ज्यादा है, तुम कैसे पता करोगी? जब ये लैक्टोमीटर अंदर डालोगी, ये लैक्टोमीटर तुम्हारे दूध की डेंसिटी को ज्यादा बताएगा या कम बताएगा? ज्यादा बताएगा। क्यों? क्योंकि भाई दूध का पानी का डेंसिटी ज्यादा है, और कोई ज्यादा चीज को हम किसी ऐसे कच्चे दूध में मिलाएंगे तो उसकी डेंसिटी को और बढ़ा देगा। पहले मान लो कि कच्चा दूध था, उसमें बिल्कुल पानी नहीं था, उसकी डेंसिटी मैं मान लेता हूँ कि 10 ग्राम पर सेंटीमीटर की। लेकिन जैसे ही हम इसमें पानी मिला देंगे इसकी डेंसिटी बढ़कर और हो जाएगी, और ये हो जाएगा लगभग 20 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा थी। तो किसी कम चीज में कोई भारी चीज मिलाएंगे तो वो ओवरऑल उसकी क्वांटिटी को बढ़ा ही देगा, है ना, मतलब उसके वजन को। तो हमें इससे क्या पता चल जाएगा, ओ दूध वाले भैया, हमारे दूध में तुम पानी मिलाकर दे रहे हो। ठीक है। तो इससे हम पता कर लेंगे भाई हमारा दूध शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं पूछूं, जैसे हमने ये पता किया कि भाई अगर पानी में किसी चीजों को मिलाया जाए तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जैसे कि मैंने कहा कि ये ग्लास है, ग्लास में पानी है, और पानी में मैं इसमें चीनी घोल देता हूँ, चीनी, शुगर। तो जब शुगर में घोलूंगा तो पानी हल्का क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, है ना, हल्का मोटा हो जाएगा। यानी जब मैं इसकी डेंसिटी को मेजर करूंगा तो इसकी डेंसिटी हमें बढ़ी हुई मिलेगी और ज्यादा दिखेगी। यानी हम ये बात मान के चल रहे हैं कि पानी में अगर किसी चीज को मिलाया गया वो उसकी डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो इसी बेस पर अगर मैं ये पूछूं कि एक ओशियन है, ओशियन, और एक जगह रिवर है,
इन दोनों में से डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, ओशियन की या रिवर की? ओशियन की डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिवर, है ना। ओशियन की डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिवर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई ओशियन में तमाम तरीके के कचड़े आकर के मिलते हैं। जितनी नदियां हैं अपना कचरा ओशियन में मिलाती हैं, जितने नदी नाले हैं सब जाकर के ओशियन में ही गिरते हैं। तो ओशियन में इतना कचरा मिल चुका है कि उसका पानी ही खारा हो जाता है कि नहीं। और नदी का पानी मीठा रहता है, तो हमें बता सकते हैं कि ओशियन में पानी की डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिवर। अब सोचो ऐसे ही इजराइल में एक ओशियन है जिसको हम लोग डेड सी के नाम से जानते हैं ना, डेड सी। इस डेड सी की डेंसिटी इतनी अधिक है कि इसमें अगर किसी नवजात बच्चे को फेंक दिया जाए तो भी वो नहीं डूबेगा, वो भी ऊपर फ्लोट करने लगेगा। इसीलिए उस पानी के अंदर कोई भी जीव जंतु जिंदा ही नहीं रह पाते, जिसकी वजह से उस ओशियन का नाम ही पड़ गया डेड सी। हालांकि वो ओशियन नहीं है, वो एक लेक है, लेकिन उसका नाम क्या है, डेड सी। सी मतलब समुद्र, वो ओशियन है नहीं, वो एक लेक है। इसको ज्योग्राफी में जब वर्ल्ड मैप वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हमने अच्छे से समझते हैं कि क्या फर्क होता है ओशियन में, लेक में, है ना। ठीक है, तो जो डेड सी है, डेड सी का जो डेंसिटी वो ज्यादा है या कम? ठीक है, ज्यादा। अच्छा, अब एक चीज और, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा कि भाई जब वाटर होता है, वाटर अगर बर्फ बनेगा ये अधिक जगह लेगा, मतलब पानी फैलना शुरू हो जाएगा, है ना, मतलब पानी थोड़ा स्पेस ऐसे बढ़ेगा। एक बात बताओ कि ये पाइप, पाइप के अंदर भी मैं मस्त पानी फ्लो कर रहा हूँ, और ऐसा अज्यूम करो कि तुम नॉर्वे में हो। नॉर्वे, नॉर्वे पता है ना? नहीं, नॉर्वे नहीं पता होगा तो रसिया समझ लो, हाँ, रसिया में हो। तो रसिया में ठंड के मौसम में इतनी ठंड पड़ती है कि पाइप के अंदर का बहने वाला पानी जम जाता है। सर तुम अपने दिमाग से बताओ, जब ये पाइप के अंदर का पानी जमेगा तब इस पाइप का क्या हालत होगा? पाइप फट जाएगी, पाइप के पास दूसरा पाइप आ जाएगा, पाइप में पानी और तेजी से बहने लगेगा, या पाइप का पानी रुक जाएगा? पाइप फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? जैसे ही ये पानी बर्फ बनेगा, ये पानी बर्फ बनेगा, ये स्पेस और ले लेगा, और स्पेस जैसे ही इसका बढ़ेगा ये पाइप को फाड़ देगा, पाइप को फाड़ देगा। और यही होता है ठंड के मौसम में। ऐसे कोई जगह जहां पर पानी का जो पाइप अगर प्लास्टिक का रहता है या इवन तुम्हारा लोहे का भी रहता है, तो भी वो पाइप क्या हो जाती है, फट। समझ में आया? अच्छा, एक चीज और, जब हम लोग ये ग्लास दिख रहा है, ग्लास के ऊपर ये बर्फ तैर रहा है, तो अगर मैं अच्छा तुमसे एक बात पूछूं तो अच्छा बताओ, ये बर्फ ऊपर के साइड से पिघल रहा होगा या नीचे के साइड से पिघल रहा होगा, क्या लगता है? नीचे से पिघल रहा होगा। क्यों नीचे से पिघल रहा होगा? नीचे गर्म है, कौन विस्की गर्म है? अच्छा, मैं वहां विस्की न रख करके अगर मैं यहाँ पर ये क्या कहते हैं पानी ही रख, तो भी क्या बर्फ नीचे से ही पिघलेगा या ऊपर से पिघलेगा? नीचे से पिघलेगा। इसके पीछे की वजह से क्या वजह होती है कि जैसे ग्लास है, ग्लास में है पानी, और पानी के ऊपर है बर्फ, तो बर्फ और पानी के सरफेस के बीच में एक फोर्स लग रहा है, और ऊपर है हवा, हवा और बर्फ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन जो पानी और बर्फ के बीच में फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है। तो जब भी बर्फ के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा वो उस एरिया से क्या होने लगेगा, पिघलना चालू कर देगा, पिघलना चालू कर देगा। तो यानी एक बात समझो कि जैसे पहाड़ है, इस पहाड़ पर अगर यहाँ पर
पूरी तरीके से बर्फ देना है, बर्फ देना है, ठीक है। अब बताओ इस पॉइंट पर ज्यादा प्रेशर लगेगा या इस पॉइंट पर ज्यादा प्रेशर लगेगा, यानी एक नंबर पर ज्यादा प्रेशर लगेगा या 2 नंबर पर? 1 नंबर पर। तो बताओ 1 नंबर वाली बर्फ पिघलेगी या 2 नंबर वाली? तो नीचे से बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, और जैसे ही नीचे से बर्फ पिघल के खत्म होती है, क्या हो जाता है, पूरा का पूरा बर्फ धड़ 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 गिर जाता है और पूरा हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? हिम हिमस्खलन। हिमस्खलन कहते हैं, हिमस्खलन। इंग्लिश में क्या कहते हैं जरा देखो। आइस आइस स्लाइड होता है क्या? आइस स्लाइड जो भी रहेगा, समझा ये क्यों ऐसा हो जाता है? ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि भाई ये जो हिमस्खलन होता है वो किस वजह से होता है? बर्फ नीचे से पिघलने की वजह से। अच्छा, मैं अगर एक सवाल पूछूं कि मर्क्यूरी देखा, मर्क्यूरी प्लैनेट नहीं, पारा। हाँ, अरे हर जगह रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? मर्क्यूरी। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि मर्क्यूरी और एफई, एफई मतलब आयरन, मर्क्यूरी और आयरन में ज्यादा डेंस कौन होगा? मर्क्यूरी ज्यादा डेंस है, ठीक है। मैं समझाता हूँ, देखो जो ज्यादा डेंस होगा उसका वजन भी ज्यादा रहेगा, उसका वजन ज्यादा रहेगा तो उसको जब केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरीके से एटॉमिक नंबर वाइज चीजों को, एलिमेंट को रखा जाता है। तो मैं तुम्हें एक ग्लिम्स दे देता हूँ। जैसे देखो जो आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर दिया है 26, ठीक है। और वही मर्क्यूरी की बात करूं, मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर है 80। यानी ये कह रहा है भाई ये जो Fe से कितना कम से कम अगर 2 गुना या 3 गुना, 1.5 गुना ज्यादा है कौन? 4 गुना लगभग, अगर अप्रोक्सीमेटली पकड़े तो 3.5 गुना ज्यादा है मर्क्यूरी। एक बात समझो कि अगर तुम्हें एक टब मर्क्यूरी दे दिया जाए, एक टब मर्क्यूरी दे दिया जाए और उसमें कोई लोहे की कील फेंक दिया जाए, तो बताओ लोहे की कील डूबेगी या नहीं डूबेगी? नहीं डूबेगी। क्यों नहीं डूबेगी? क्योंकि इस कील का जो डेंसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू पारा, ठीक है, पारा। ये भी चीज याद रखना, कई बार पूछता है कि अगर मर्क्यूरी में लोहे का कोई कील डाल दिया जाए तो डूबेगा या नहीं? तो भाई नहीं डूबेगा, ठीक है। कभी ये चीज ऑब्जर्व किया है क्या कि जब हम कोई ये खरीदते हैं, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक वो इतना ही क्यों भरा होता है, पूरा फुल भर के क्यों नहीं देता है? फ्रिज में डाल के रखते हैं तो उससे क्या होता है? गैस की वजह से नहीं, गैस की वजह से नहीं, जो ये लिक्विड है, हाँ ये लिक्विड है, जब ये बर्फ बनेगा ये थोड़ा सा स्पेस लेगा, है ना। अगर इसको पूरा मुंह तक भर के रखते हैं तो वही पाइप वाला सिचुएशन हो जाता, जैसे बर्फ बनता बॉटल जो रहता वो ब्लास्ट कर जाता, फूट जाता, है ना। इसीलिए उसको थोड़ा सा कम ही रखते हैं कि जब ये अगर किसी इतना ठंडा कर दे कि अगर ये बर्फ बन जाए तो ऐसी सिचुएशन में भी वो ब्लास्ट ना करे, वो ऊपर तक आ जाए, लेकिन उसको होने के लिए जगह बचा रहे, ठीक है। तो इसके पीछे क्या वजह है समझ में आ गई? हाँ, तो सबको जो कि बता देना, ये जो कोका कोला, स्प्राइट, फंटा, इन सब का बॉटल है इतना ही क्यों भरा रहता है? समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक। अच्छा, इतनी चीज तो मैंने समझी। अच्छा, मैं अगर एक बात कहूँ कि जैसे कहीं कहीं हम देखते हैं कि नदी होता है, ठीक है, नदी, नदी में मोस्टली ऐसे एरिया में जहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है, जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर में चले जाएं, ठीक है, डल लेक वगैरह, या फिर हम
ऐसे रसिया वगैरह में चले जाए तो वहाँ की नदियां ठंड के टाइम में ऊपर पूरी तरीके से बर्फ बन जाती है ना, बर्फ में जम जाती है पूरी तरीके से। तो एक बात बताओ, ऐसी सिचुएशन में जो इस नदियों के अंदर के जीव जंतु रहते हैं तो क्या करते होंगे, जिंदा रहते होंगे या मर जाते होंगे? नीचे पानी रहता है लेकिन कैसे, वो नीचे तक बर्फ क्यों नहीं बन पाता है? वो बात अलग है प्रेशर का, लेकिन यहाँ पर ना एक सिचुएशन होती है। तो सोचो अगर मैं एक बात कहूँ कि तुमको कि चलो मैं इस पूरे के पूरे जो बर्फ है इसको जमा देता हूँ, ठीक है, पूरे के पूरे बर्फ को मतलब पानी को जमा देता हूँ। तब जब हम पानी को पूरा बर्फ बनाने जाएंगे ना, तो हमने पता है कि भाई जब ये बर्फ बनता है तो स्पेस लेता है थोड़ा सा, है ना, ये स्पेस लेता है, मॉलिक्यूल दूर दूर भागते हैं। और जब ये वापस से पानी बनेगा तो ये क्या हो जाएगा कि इसके मॉलिक्यूल वापस पास आ जाएंगे और इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन पानी का ना एक असंगत व्यवहार है, असंगत व्यवहार को हम लोग एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। ये वाला वर्ड हम 10वीं 12वीं में कई बार सुने होंगे कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, सुना है? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या होता है, अगर कोई पूछेगा कि ऐसी नदियां जिनके ऊपर बर्फ जमी होती है फिर भी उनके अंदर के जो जीव जंतु होते हैं वो कैसे जिंदा रहते हैं, तो तुम्हें बस यही स्टेटमेंट देना है, ड्यू टू एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये क्या होता है, तो कहता है कि जैसे जब भी बर्फ पानी बर्फ बनेगा, तो पहले देखो मान लो पानी है, ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ ये पानी है, पानी है, यहाँ का टेम्परेचर मान लो ये रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसको मैं टेम्परेचर को घटा रहा हूँ, मान लो ये यहाँ पर आ गया 15 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आ गया 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ ले गया 5 डिग्री सेल्सियस और यहाँ ले गया 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, क्योंकि तो 4 डिग्री सेल्सियस एक यही टेम्परेचर है जहां पर बर्फ बनने की शुरुआत होती है, ठीक है। क्या होती है, बर्फ बनने की शुरुआत होती है, बर्फ बनता नहीं है, बर्फ बनना अभी जस्ट उसकी क्रिस्टल मतलब होता है ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आना शुरू होता है, बर्फ बनना शुरू होता है। और जैसे ही इसके नीचे जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, जाते जाते ये बर्फ बन जाता है, ठीक है, बर्फ बन जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमें एक बात पता चल रही है, एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को घटा रहा हूँ, टेम्परेचर को घटा रहा हूँ, टेम्परेचर को घटा रहा हूँ, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ रहे हैं या दूर दूर जा रहे हैं? H2 मतलब H2O, HO, ठीक है, HOH, ठीक है। अब देखो HOH क्या हो रहे हैं कि हमको देखने में लगेगा जैसे 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 मैं यहाँ पर इसके टेम्परेचर को कम करूंगा, मॉलिक्यूल हमें पास पास आते दिखाई देंगे। एक बात बताओ, जब मैंने बताया था कि जब कोई पानी बर्फ बनता है, ठीक है, बर्फ बनता है तो उसके मॉलिक्यूल्स HOH, मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था। और जब पानी नॉर्मल रहता है, नॉर्मल पानी रहता है तो उसका मॉलिक्यूल HOH, मैंने ये एग्जांपल लेके समझाया था कि नॉर्मल पानी का मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कम है, ठीक है, कम है। और जैसे ही बर्फ बन गया उनका बॉन्डिंग दूर दूर हो गया, ये स्पेस ज्यादा ले लिए। यानी हम देख रहे हैं कि भाई जब पानी बर्फ की तरफ जा रहा है तो इसके मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं, समझ में आया? जब पानी बर्फ की तरफ जा रहा है तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। मतलब जब मॉलिक्यूल मतलब पानी जब पूरी तरीके से बर्फ बन जाएगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, बस इतना कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, तो बात हमेशा याद रखना, जब भी हम यहाँ से रिवर्स आएंगे ना, 0 डिग्री से 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 10 डिग्री, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए, यही चीज उल्टा होनी चाहिए, है कि नहीं?
अब जब 0 डिग्री से मैं 1 डिग्री पर आऊंगा, 2 डिग्री पे आऊंगा, 3 डिग्री पे आऊंगा, तब अब ये जो मॉलिक्यूल होंगे ये क्या होने चाहिए, पास पास आने चाहिए, मतलब पानी बनना चाहिए, है ना। लेकिन वाटर के केस में 4 डिग्री सेल्सियस तक ना कुछ होता ही नहीं। 4 डिग्री सेल्सियस तक, अगर 0 डिग्री से हम 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे ना, तो बर्फ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो बर्फ वैसे का वैसे ही रहेगा, जितना स्पेस रहेगा ना उतना ही रहेगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसका डेंसिटी डेंसिटी बढ़ता नहीं है। यानी हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, जब कभी भी हम लोग डेंसिटी की बात करेंगे, देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, डेंसिटी और वॉल्यूम। तो 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है, 4 डिग्री सेल्सियस, जहां पर पानी का जो डेंसिटी होता है ना वो मैक्सिमम होता है। पानी का डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। पानी का डेंसिटी मैक्सिमम कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है, डेंसिटी मैक्सिमम। ठीक है, पानी का डेंसिटी मैक्सिमम है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस से अगर हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो भी डेंसिटी कम होगा, और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएंगे तो भी डेंसिटी कम होगा। एक यही ऐसा पॉइंट है जहां पर पानी की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना चीज क्लियर है ना। देखो, अब जब हम 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, तब यहाँ पर इसका जो डेंसिटी कम कैसे होगा, इसको थोड़ा दिमाग से समझो। कि मान लो कि हम पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो भाई ये भाप में कन्वर्ट होता है, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं HOH, ये टूटना शुरू हो जाते हैं, यानी और दूर दूर जाएंगे। तो बताओ, जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी। और जब हम 4 डिग्री से नीचे जाते हैं, 4 डिग्री से नीचे, तब ये बर्फ बनता है, और बर्फ जब बनता है तो हमने देखा कि बर्फ बनने में ये ज्यादा स्पेस लेता है, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसकी डेंसिटी कम हो रही है। समझ में आया? तो याद रखना, ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी के केस में कहेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर आने पर, 10 डिग्री सेल्सियस की तरफ आने पर वाटर की डेंसिटी में क्या होगा, वाटर की डेंसिटी में क्या चेंजेस होगा। इसको कैसे हम याद करेंगे कि पहले तो डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, 4 डिग्री पर आकर के मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर डेंसिटी कम होने लगेगी, है ना। 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम है, उधर गए थे तो कम हुआ था, इधर आएंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये कम होने लगेगा। इसको कैसे, एक डायग्राम से हम समझ लेंगे। इसको ऐसे कर दो, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ लिखता हूँ मैं 10 डिग्री सेल्सियस, और इसी 0 और 10 के बीच में यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम कह रहा है कि अगर तुम 0 से 4 की तरफ जा रहे हो, यानी ऊपर जा रहे हो, डेंसिटी बढ़ रही है, और 4 से जब 10 की तरफ आ रहे हो तो नीचे आ रहे हो, डेंसिटी कम हो रही है। ये डायग्राम से याद रहेगा क्या, डेंसिटी के मामले में। लेकिन वो डेंसिटी वाला पूछेगा नहीं, वो कहेगा वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम के लिए सिंपल कुछ नहीं, वॉल्यूम का V ऐसे बना देना, यहाँ लिख देना 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिख देना 10 डिग्री सेल्सियस, और बीच में आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ, 0 से तुम पहले 10 की तरफ बढ़ोगे तो बीच में 4 डिग्री कहीं ना कहीं आएगा, और हमको पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो बताओ यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगी, मिनिमम, सबसे कम होगी। तो हम कम कैसे होगी, 0 से 4 की तरफ आएंगे, वॉल्यूम घट रही है, एक पॉइंट आया जो सबसे कम रहेगी, और उसके बाद फिर वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही गैस बनते हैं तो दूर भागने लगेंगे, तो ज्यादा स्पेस लेंगे, है ना।
ये दोनों चीजें याद रखना, ये डायग्राम से याद रखना। जब कभी भी अगर हमें डेंसिटी की बारे में पूछे तो ऐसे ए बना देना और यहाँ लिख देना 0, यहाँ लिख देना 10, यहाँ लिख देना 4। इसको देख लेना, 0 से 10 की तरफ जा रहे हैं तो पहले डेंसिटी बढ़ रही है फिर घट रही है। लेकिन वही अगर 10 से 0 की तरफ बोलेगा तो 10 से 0 की तरफ ये उल्टा मत मार देना कि पहले बढ़ रही है फिर घट रही है। हाँ देखो, पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगी, धीरे 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 4 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा आएगा कि वो मैक्सिमम हो जाएगा और फिर घटने लगेगा, है ना। क्योंकि जब ये नीचे से यहाँ पर आ रही है तो घट रही थी, तो जब उल्टा जाएगा तो बढ़ेगा ना, धीरे 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 बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर मैक्सिमम हो जाएगा और फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो इधर से भी अगर पूछेगा तो इसी डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और वॉल्यूम के लिए गएगा तो वॉल्यूम का ये वाला बना देना सीधा, 0, 10 और 4। 0 से 10 जाना है तो पहले वॉल्यूम घटेगा, फिर एक पर आके सबसे मिनिमम हो जाएगा 4 डिग्री पर और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? हेलो, ठीक है, आवाज आ रही है क्या? चलो अब हम लोग एक और लास्ट टॉपिक इसमें कवर कर लेते हैं जिसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव अच्छा, जब कभी भी रिलेटिव टर्म आएगा कहीं पर भी तो याद रखना किसी न किसी चीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अच्छा, जब यहाँ बात करा डेंसिटी का, यानी डेंसिटी किसी न किसी के साथ कंपेयर करेगा। रिलेटिव डेंसिटी अगर मैं उसको आरडी लिख दूं, आरडी, उसका फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट रहेगा जिसकी हम डेंसिटी को निकालेंगे उसको हम कंपेयर करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी में ऊपर क्या रहता है? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखो डेंसिटी ऑफ वाटर ये हमेशा फिक्स रहता है, वाटर की डेंसिटी क्या रहती है? फिक्स रहती है। क्या है भैया? तो इसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर cm3, या अगर इसको हम बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 1000 किलोग्राम पर मीटर। समझ आएगा? वाटर की डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर cm3, या इसको हम बड़े यूनिट में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 kg पर cm मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें ज्यादा कुछ पूछता नहीं, इसमें से न्यूमेरिकल पूछता है कि जैसे कहेगा कि द रिलेटिव डेंसिटी, किसी का भी रिलेटिव डेंसिटी दिया रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे इस रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि क्योंकि जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसका भी मैं मान लेता हूँ केजी पर मीटर क्यूब है, और वाटर का भी डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो आरडी का जो यूनिट है वो कुछ नहीं आएगा, ये आरडी यूनिट प्लेस हो जाएगा, यूनिट, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या है, तो यूनिट, यूनिट। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कहता है कि इफ रिलेटिव डेंसिटी इज 0.8, मान लेते हैं क्या कह रहा है, इफ रिलेटिव डेंसिटी इज 0.8, then find the density of ice, और यहाँ पर दिया रहेगा कि भाई किसमें निकालना है, केजी
पर मीटर क्यूब में निकालना है या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ क्यूब आइस क्यूब डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। हमको ये दिया हुआ है, ये पता है, ये निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, आरडी है हमारे पास 0.8 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्यूब को निकालना है, और वाटर का पहले हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है। तो अगर केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है तो यहाँ हम 1000 ले लेंगे, है ना, 1000। और बस सिंपल सी है, इसको इधर ले जाएंगे 1000 होते 0.8 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्यूब, कितना हो जाएगा, तो ये 800 केजी पर मीटर क्यूब, इसका डेंसिटी आती है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, आरडी दिया रहेगा कभी, तो कभी तुम्हें ऑब्जेक्ट की, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी रहेगी, या कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी दे देगा, तुम्हें आरडी निकालना रहेगा। समझा है क्या। तो ये इसी तरीके से क्या दिया रहता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड ना एक सिंपल सा और न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, वो खाली फॉर्मूला याद रख लेना, उसको ज्यादा इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, जैसे हमको पता है कि भाई दो चीजों से कंपैरिजन कर देगा, जैसे ये ग्लास है, ग्लास में आइस डाल देंगे, आइस और ये पानी है। ठीक है, तो ये आइस का कुछ पोर्शन पानी के अंदर डूबा हुआ है और कुछ पोर्शन दिख रहा है ना। तो इसी वाले से ये क्वेश्चन पूछता है, कहेगा कि बताओ, जैसे कि पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ कि जैसे हमको पता है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। अब इस रिलेटिव डेंसिटी की जगह हम लिख देंगे कि डेंसिटी किसका, सॉरी यहाँ वॉल्यूम रहेगा, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी की जगह हम वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम किसका, तो सबमर्ज पार्ट का, जो पार्ट डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन जो टोटल पार्ट है, टोटल पार्ट का वॉल्यूम। ठीक है, टोटल पार्ट का वॉल्यूम। अब इसमें क्या रहता है कि टोटल वॉल्यूम ना दिया रहता है, इसमें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी दिया रहेगा, वाटर की डेंसिटी हमें पता ही रहती है, हमें बस ये निकालना रहता है कि जो पोर्शन डूबा हुआ है, जो पोर्शन डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है। अगर हम लोग एसआई यूनिट में देखेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सीजीएस में देखेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। यही दो वॉल्यूम का यूनिट होगा। तो बस इसी फॉर्मूले के बेस पर एक और क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कहेगा कि एक आइस क्यूब है जिसका टोटल जो डेंसिटी है वो दिया हुआ है कि 250 केजी पर मीटर क्यूब, या और वॉल्यूम दिया हुआ है 80 मीटर क्यूब, सबमर्ज वो डूबा हुआ है वाटर के अंदर, तो बताओ जो पोर्शन डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम कितना रहे। सिंपल निकल जाएगा। क्वेश्चन लिख दूं क्या, तो निकालने की कोशिश करना। क्वेश्चन लिख देता हूँ, कहता है कि अ क्यूब क्यूब हैविंग डेंसिटी डेंसिटी 250 केजी पर मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 80 मीटर क्यूब, सबमर्ज्ड सबमर्ज्ड इन वाटर, इनटू वाटर, इनटू water, then determine the volume of submerged part।
and find the volume of submerged R। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन दिया है। सिंपल सा इसमें क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखना है कि सबमर्ज पार्ट का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमको पता है सबमर्ज जो पार्ट का वॉल्यूम है निकालना है, मैं मान लेता हूँ इसको x। टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 80 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का पूरा जो डेंसिटी है वो कितना दिया हुआ है 250, और वाटर की डेंसिटी हम कितना लेंगे 1000। क्यों, क्योंकि इसका जो डेंसिटी दिया हो केजी मीटर क्यूब में है, तो वाटर की डेंसिटी 1000। यहाँ से यहाँ चला जाएगा, A0 से A0 चला जाएगा, क्या बच जाएगा x इज इक्वल टू 8 को उधर ले जाएंगे 25 बटे 8 बटे 10, है ना। सिंपल है, बस इसको हम काट देंगे 2.5 कर देंगे, और ये x की वैल्यू आ जाएगा 25 अट्ठे 200, मतलब 20 आ जाएगा इसका 20 मीटर। यानी जो भाग डूबा हुआ है वो कितना जगह ले रहा है 20 मीटर। 20 मीटर क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारा जो डेंसिटी वाला चैप्टर है वो पूरा खत्म होता है। उसके बाद हम लोग इलास्टिसिटी को चालू करेंगे, ठीक है।